Hello everyone, welcome to another video on international business, and today in this video we'll be discussing about the types of foreign exchange risks. So let's start with the foreign exchange risk. Let's start. So there are three forms of risk that are there in the foreign market. So basically तीन टाइप के रिस्क हैं. पहला हमारा है जो ये यहाँ पे दे रखा है ट्रांजैक्शन रिस्क. अब देखो ट्रांजैक्शन नाम से पता चल रहा है जहां पर कोई ट्रांजैक्शन करी जा रही है, एक्चुअल फिजिकल ट्रांजैक्शन है, यानी कि कोई लेन देन की बात है. अब देखो ट्रांजैक्शन रिस्क इज एन एक्सचेंज रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द टाइम लैग बिटवीन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेटलिंग इट. भाई जरूरी तो नहीं है ना कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, जब मैंने आपसे बात करी और मैंने आपको बोला कि भाई इतना इतना गुड्स मेरे को आपसे खरीदना है, जरूरी तो नहीं है ना कि मैं हमेशा उसी दिन लूं या उसी महीने लूं. नहीं, जरूरी नहीं है. मे बी एक महीना, 2 महीने, 4 महीने बाद लूं, 6 महीने बाद लूं. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है दैट फॉर एग्जाम्पल एन इन्वेस्टर who is residing in United Kingdom, let's suppose, is obligated to pay a sum of money. ये हमारे पास दे रखा है $15,000 देने हैं उसको दूसरे इंडिविजुअल को एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इन 6 मंथ्स टाइम. अब देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे लेट्स सपोज आपसे 15,000, आपको लेट्स सपोज मेरे को 15,000 देने हैं, लेकिन आप यूएस में, यूके में रहते हो और मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, लेट्स सपोज इंडिया में. लेकिन आपके पास क्या है, यूएस डॉलर है. अब यूएस का डॉलर तो भाई हर दिन चेंज होता है, हर महीने चेंज होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है. लेकिन आपने मेरे को पैसे कब देने हैं, 6 महीने बाद देने हैं. तो क्या जरूरी है कि जो आज लेट्स सपोज एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, $1 इक्वल्स टू लेट्स सपोज ₹75, जरूरी है कि 6 महीने बाद भी $1 इक्वल टू 75 का होगा? नहीं. मे बी 78 का हो जाए, मे बी 72 का हो जाए, कुछ भी हो सकता है. तो भाई जब आप मेरे को कल को पैसा दोगे तो उस केस में मेरे को 75, मैं तो सोच के बैठूंगा ना मेरे को $1 के 75 रुपीज मिलेंगे. बट मेरे को एक्चुअल में 78 भी मिल सकते हैं और 72 भी मिल सकते हैं. तो ये जो रिस्क है इसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन रिस्क. आने वाले टाइम में हमें नहीं पता क्या रेट होने वाला है, अननोन, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द रेट ऑफ एक्सचेंज इन द नियर फ्यूचर. सो ये जो फ्लक्चुएशन से रिलेटेड रिस्क है रियल ट्रांजैक्शन में, जहां पे रियल रियल ट्रांजैक्शन होनी है, देन इट बिकम्स ट्रांजैक्शन रिस्क. अब देखो रियल का वर्ड मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं बिकॉज ट्रांसलेशन में अभी हमें पता चलेगा कि ट्रांसलेशन रिस्क में क्या होता है, दैट इट इज द एक्सचेंज रेट रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी. अब देखो ये जो रिस्क क्रिएट हो रहा है ये ओनली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ओनली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज एक कंट्री, एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेट्स सपोज टाटा. टाटा का हम एग्जांपल लें, इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है और लेट्स सपोज उसकी एक ब्रांच हमने श्रीलंका में भी खोली हुई है. ठीक है, वी हैव ओपन्ड अनदर ब्रांच इन श्रीलंका. तो श्रीलंका में भी क्या इंडिया का रुपया ही चलता है क्या? नहीं चलता भाई, यहाँ पे अलग करेंसी चलती है. तो क्या जब साल के एंड में जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा कि भाई इंडिया से मेरे को इतना रुपीस का रेवेन्यू हुआ, मेरे को श्रीलंका में इतने रुपीस का रेवेन्यू हुआ, उनकी करेंसी में कितना रेवेन्यू हुआ, और उसको जब मैंने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, उसकी करेंसी को कन्वर्ट किया इंडियन करेंसी में, ताकि मैं पता लगा सकूं मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उससे जो पैदा होता है रिस्क वो होता है ट्रांसलेशन रिस्क. में भी क्या पता इंडिया का जो रुपीस है और जो श्रीलंका की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाए या डेप्रिशिएट हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, या तो प्रॉफिट ज्यादा दिख जाएगा या तो लॉस ज्यादा दिखेगा. तो ये जो रिस्क क्रिएट हो रहा है ये बन जाएगा हमारा ट्रांसलेशन रिस्क. ये सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिस्क क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है. आगे चलते हैं, इकोनॉमिक रिस्क, इसको समझते हैं फटाफट से. इकोनॉमिक रिस्क रिफ्लेक्ट्स द रिस्क दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. Economic risk is concerned with the effect of exchange rate change on revenue, domestic sales and exports, and operating expenses, cost of domestic inputs and imports. अब देखो इसमें एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. अब देखो यहाँ पे दे रखा है कंपनी सी इज अ मीडियम स्केल लोकल बिजनेस बेस्ड इन कंट्री वाई that sells wheat. Since wheat production in the country is limited, wheat can also be imported from the neighboring country. So, due to currency appreciation, import becomes cheaper. Wheat का import सस्ता हो गया.
As a result, the demand for wheat in company C is declining. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क क्या कह रहा है? इकोनॉमिक रिस्क कह रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द करेंसी, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट होने की वजह से हमारे रेवेन्यू बढ़ते हैं या घटते हैं। अब देखो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई अब बनाना महंगा पड़ रहा है, इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है। तो इंपोर्ट करना अगर सस्ता पड़ेगा, अब एग्जांपल हम यहाँ पे एक और ले सकते हैं कि अब हम यहाँ पे लेंगे कि चाइना से जो इंपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में टॉयज वगैरह, तो भाई इंडिया में जो इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो 400 रुपए का एक टॉय प्रोड्यूस कर रहा है। सेम टॉय जब चाइना से हम मंगाते हैं इंडिया में 400 का पड़ रहा है, चाइना से सेम टॉय लेट्स सपोज 100 का मिल रहा है। तो वाई विल वी बाय फ्रॉम इंडिया जब हमारे को चाइना से सस्ता मिल रहा है, हम नहीं खरीदेंगे महंगा। सिमिलरली ये जो रिस्क क्रिएट हो रहा है ये इकोनॉमिक रिस्क है। इससे क्या हुआ, इंडियन कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। सो सिंपल इकोनॉमिक रिस्क। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी।